नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर बड़ा सियासी हमला बोला। धामी ने कांग्रेस के 60 साल के शासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं और गरीबों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की है, लेकिन धरातल पर गरीबों की स्थिति नहीं बदली। वहीं मोदी सरकार का दावा है कि उनके कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। भारत में अत्यधिक गरीबी के स्तर में भी बड़ी गिरावट का दावा किया गया, लेकिन इन दावों के बीच विपक्ष सरकार से कई सवाल पूछ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं तो फिर देश के करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों बांटा जा रहा है? क्या देश में गरीबी वास्तव में कम हुई है या फिर महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर सियासी हमला बोलते हुए उसके लंबे शासनकाल को निशाने पर लिया। धामी ने कहा कि कांग्रेस ने करीब 60 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन महिलाओं और गरीबों के नाम पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की गई। उन्होंने कांग्रेस के पुराने नारे गरीबी हटाओ पर तंज कसते हुए कहा कि वक्त के साथ गरीब ही हट गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार अपनी सरकार में आने के बाद महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किए, वो केवल भाषणों में नहीं, उन्होंने अपनी ठोस नीतियों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से उसको धरातल पर उतारने का काम किया। पहले की सरकारों के समय में केवल भाषण बड़े बड़े होते थे, नारे लगते थे, महिलाओं को आगे लाएंगे, गरीबी हटाएंगे। कोई गरीब 60 साल 70 साल जिन्होंने देश के अंदर शासन किया, पूरे देश के अंदर एक ही पार्टी की शासन होता था, तो कोई गरीबी नहीं हटी। गरीबी हटते चले गए, धीरे धीरे गरीब समाप्त होते चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देखिए कितनी योजनाएं चलाई, जनधन योजना, खाते खोले, सब महिलाओं की भागीदारी उसमें सुनिश्चित करवाई, स्वच्छ भारत मिशन चलाया जिसमें करोड़ों करोड़ शौचालय खोले। कितनी परेशानी होती थी, जो लोग मैंने देखा है कि अगर दिन में कहीं शौच जाना है तो जा नहीं सकते थे, सवेरे अंधेरे में जाते थे या फिर रात को जाते थे, शौचालय नहीं होते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया और आप रक्षाबंधन में कार्यक्रम करके कह रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसे कार्यक्रम नहीं किए। तो मैं यही तो भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ हमेशा, और कहती भी हूँ कि इतिहास को खंगाला करिए, इतिहास को देखा करिए कि कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया। और महिलाओं की हितैषी जो आज भारतीय जनता पार्टी बन रही है, वो सिर्फ इतना सा जवाब दे दे कि क्यों महिला आरक्षण बिल पे आज तक आपने कुंडली डाल करके बैठे हुए हैं। वो बिल जो 2023 में पास हो गया, प्रेसिडेंट की कंसेंट भी मिल गई, वो एक्ट बन गया, उसको परिसीमन के नाम पर दोबारा सदन में लेकर के क्यों आए आप? और अगर आप एक रक्षाबंधन का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें आप एक एहसान जता रहे हैं महिलाओं के ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं का ही अपमान है। जिस तरीके से भाजपा अपने नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, आपने देखा भाजपा के, अगर मैं कई नेताओं का नाम लूँ जिनके अगेंस्ट महिलाओं के प्रति अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, उनका आप मंच पे स्वागत करते हैं। दुष्यंत गौतम जब यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे, अंकिता भंडारी हत्याकांड में VIP के रूप में उनका नाम आया, देवभूमि में आप उनको लेके आए।
उनका मंचों से स्वागत कर रहे हैं आप। तो आप कह रहे हैं आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो दूसरी तरफ महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, एक तरफ महिलाओं की जो रसोई है उसकी फिक्र नहीं है आपको। चीनी महंगी हो गई है, प्याज महंगा हो गया है, लेकिन आपको ख्याल नहीं है। तो ये सिर्फ शगुफे हैं भाजपा के और कुछ भी नहीं है। और मैं फिर कहूँगी धामी जी से कि एक बार इतिहास थोड़ा सा देख लीजिए कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया। देखिए, गरीबी घटी या सिर्फ आंकड़े बदले, ये सिर्फ और सिर्फ बातें रह गई हैं, लेकिन वाकई में जो हकीकत है वो अब उभर कर सामने आती है। 1971 का नारा, गरीबी हटाएंगे, देश आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद आज ही फिर से नारा दोहराया गया और कहा गया कि 2014 की बात से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से ये नारा सफल होता नजर आया है। क्योंकि हम लोगों ने, जो करोड़ों लोग गरीबी रेखा के ऊपर थे, अब वो पूरी तरीके से उससे बाहर निकल चुके। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार क्या वाकई में 2014 के बाद ये लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, या वाकई में ये आंकड़ा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। क्योंकि सवाल इसलिए बनता है क्योंकि करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज आज भी बांटा जा रहा है, राशन बांटा जा रहा है। तो आखिरकार क्यों बांटा जा रहा है? क्या महंगाई की मार है, महंगाई का बोझ है, जिसके चलते 81 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा में ही आ रहे हैं? उन्हें अभी भी वो मुफ्त राशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो आज इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़े हैं, सीधे रुख करते हैं आज की खास पैनलिस्ट का। तो हमारे साथ गुरविंदर सिंह जुड़े हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं। टीके पॉल जी हैं, महासचिव हैं इंटक कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हैं। डॉक्टर पंकज पैनूली यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करते हैं। टीके पॉल जी, आपसे सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि एक कार्यक्रम होता है, उस दौरान सीएम धामी ने ये सीधे साफ शब्दों में बोला है। तो अब ये पूरे भाषण को आपने सुना, पूरे पैकेज को आपने ध्यान से सुना, आखिरकार क्या कहना चाहेंगे अब इस पर? भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरा देश देख रहा है। आपकी बातों में बहुत सारी बातें सामने आई हैं और ये आप जानते भी हैं कि विकसित भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने 24 राज्यों में उन राज्यों को भी विकसित बनाने की बात कर रही है। उसके अलावा एक तरफ ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और उसके अलावा 81 करोड़ लोगों को राशन देने का जो काम कर रहे हैं, हमारा उस पर विरोध नहीं है। लेकिन अगर वो 81 करोड़ लोग अभी भी देश में राशन की एक तरह से उस पर निर्भर हैं, उनकी जीवन, उनका खान पीन, उनका रहन सहन, तो ऐसे में आप क्या भारतीय जनता पार्टी का बोलने वाली बातें और दिखाने वाली बातों में अंतर नहीं नजर आता? वो पहले ये क्लियर करे कि आप 81 करोड़ लोगों को, वो कौन लोग हैं? क्या वो मध्यम दर्जे के लोग हैं? क्या वो अमीर लोग हैं? क्या पैसे वाले लोग हैं? या वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हुए लोग हैं? या गरीबी रेखा के अंदर हैं वो? तो इसका भी क्लैरिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी को देने की आवश्यकता है। पूरे देश में कांग्रेस यही मांग करती है। सबसे पहले तो धामी जी से भी मांग कर लेते हैं कि क्या उत्तराखंड में लाखों की संख्या में लोग जिनको आप राशन केंद्र के माध्यम से दे रहे हैं, क्या वो गरीबी रेखा से बाहर हैं? गरीबी हट गई है? अगर हट गई है तो फिर राशन क्यों, फिर दिखावा क्यों कर रहे हैं आप? ये बातें बहुत गंभीर हैं। कहना किसी चैनल पर या किसी अवसर पर आसान है, लेकिन क्या वाकई में उत्तराखंड विकसित उत्तराखंड की ओर जा रहा है? क्या देश 81 करोड़ लोग जिस पर राशन पर निर्भर हैं, क्या वाकई में हम निर्भर हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, जो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहते भी है? मुझे नहीं लगता। ये खाली इनका एक दिखावा है, ढोंग है, भ्रमित करने वाली बातें हैं, जिससे देश भ्रमित होने वाला नहीं है। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आज पिछले 10 सालों में हमें कहां गर्त में पहुंचा दिया है। हम कहां खड़े हैं? हम अगर आत्मनिर्भरता की बात करें, गरीबी से बाहर आने की बात करें, गरीबी से बाहर आपने निकाला, तो भाई आप ये भी बता दीजिए फिर 81 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हो? और फिर इसके साथ साथ एक दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। देश का युवा सड़कों पर है, लाठी खा रहा है, डंडे खा रहा है, गाली खा रहा है। तमाम जो अभी तक देखने को मिलता था, कोई भी सरकार कम से कम
जो मातृशक्ति, जो बेटियां जो स्टूडेंट के रूप में वहां पे आंदोलन करती थी, उनको एक किनारे कर दिया जाता था। अब तो सीधे सीधे उल्टे सीधे डंडे उनके साथ में दिखाने का काम कर रहे हैं। उनको इस प्रकार की जो मतलब मैं ये कहूंगा कि शर्मसार करने वाली जो बातें हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी इनसे जवाब मांग रही है। पूरे देश में हम जवाब मांग रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ करके पूछा, आपने बेटियों को भी नहीं बख्शा, आप किसकी बात करें? इसका मतलब यह हुआ कि वो रोजगार के लिए सड़कों पर है, नौकरी के लिए सड़कों पर है। किस प्रकार से आप आत्मनिर्भर देश की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं? और धामी जी कैसी बात कर रहे हैं? इन्होंने कौन सा बख्शा है? यहाँ के नौजवानों को सड़कों पर डंडों से पीटने का काम किया, रोजगार मांगने वाले नौजवानों को। तो कहां से गरीबी की रेखा बाहर आ गई है? कहां से गरीब और गरीब होता जा रहा है, गड्ढे में होता जा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी तो उल्टी सीधे बातें करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। जवाब तो कांग्रेस मांग रही है ना। ठीक है, आती हूँ, लेकिन पंकज पैनोली जी आपसे भी जवाब देना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार अगर ये दावा कर रही है कि गरीबी रेखा के बाहर हम लोगों ने इन लोगों को निकाला है और आज सशक्त बन रहा है, हमारी जैसे कहेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, लेकिन वाकई में अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो ये राशन खरीदने वाले लोग जिनको ये मुफ्त राशन बांटे जा रहे हैं, उनकी संख्या में इजाफा क्यों हो रहा है? वो डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? देखिए निशी, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भारत में आप पॉवर्टी लाइन को कैसे डिफाइन करते हो। भारत में अलग अलग मेजरमेंट है पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के। जो दो मेन हैं भारत सरकार के हिसाब से, पहला तेंदुलकर कमेटी, एक तेंदुलकर कमेटी बनी थी और वो 2011-12 के बेस प्राइस के ऊपर वो ये बात करती है कि अगर आप रूरल एरिया में 816 रुपये कमा रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो, और अगर आप अर्बन एरिया में 1000 रुपये कमा रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो। और 5 मेंबर की फैमिली अप्रॉक्सीमेटली 4080 रुपये पर मंथ अगर रूरल में है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और 5000 से ऊपर है तो अर्बन में आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो। दूसरा जो है रंगराजन कमेटी, एक दूसरी कमेटी है जिसके अंदर पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है। तो उसके हिसाब से जो थ्रेशोल्ड है वो 972 रूरल में और 1407 अर्बन में। ये दो कमिटी जो है उसके बेस पे पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है। डेफिनेटली अगर इससे ऊपर कोई है तो सरकार उसे पॉवर्टी लाइन से बाहर मांगेगी। लेकिन जो आप राशन की दुकानों की बात कर रहे हो तो उनका पॉकेट इतना अलाउ करेगा कि क्या वो एक महीने का राशन खरीद पाएंगे? ये नहीं है। तो इसीलिए जो आप ये दुकानों में और ये नंबर्स देख रहे हैं ये इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक तरफ आंकड़ों की जादूगरी सरकार कर रही है, एक तरफ तो आंकड़ों में बता रही है कि इतना इतना कमाओगे, इतना इतना कमाओगे तो फिर आप पॉवर्टी लाइन से बाहर हो, और दूसरा नीति आयोग ने जिन पॉइंट्स के ऊपर पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने की बात करी है, अगर आप वो पॉइंट सुनोगे 12 इंडिकेटर्स हैं। 12 इंडिकेटर्स में न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड अडल्ट्री मॉनिटरिंग, मैटरनल हेल्थ, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ईयर ऑफ स्कूल अटेंडिंग, कुकिंग फ्यूल, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट एंड बैंक अकाउंट। इन चीजों को लेके वो 12 पॉइंट्स को देखता है नीति आयोग, जो भारत सरकार का नीति आयोग है। इन 12 पॉइंट्स को देखता है, इन 12 पॉइंट्स के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करता है। एक तरफ नीति आयोग की जो 12 पॉइंट हैं उनके अंदर अगर आप देखोगे तो जो अभी जो आप ये देख रहे हैं पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन, ये वो बर्फ का 2/3 और 1/3 आप टिप देख रहे हो ऊपर, और 2/3 जो मेजर जो इंडिया के अंदर गरीबी है, इंडिया के अंदर जो आपका पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं वो आइसबर्ग फिनोमेना के हिसाब से 2/3 तो अभी दिख ही नहीं रहा है। आइस टिप आपको दिखा रही है सरकार, और आइस टिप दिखा के वो पूरा जो है आइसबर्ग फिनोमेना में वो 2/3 की मेजॉरिटी को दबाना चाहता है। इसी बात को लेकर उत्तराखंड पे आ जाते हैं। उत्तराखंड के अंदर अभी पीडीसी जो है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, उनके आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। अगर इतना ही मिल रहा था, इतनी अच्छी वो थी, तो कहाँ पीडीसी में लोग लाइन पे लगते? क्यों? अभी देखो त्योहार आने वाला है, चीनी गई 75। तो जो व्यक्ति अगर इस बार मिठाई ले जाएगा रक्षाबंधन के ऊपर, बहुत हिंदुओं के त्योहार, कभी मुस्लिमों के त्योहार पे लाइट वाइट की बात करते थे यूपी में, आज हिंदुओं के त्योहार में तुमने मिठाई फीकी कर दी।
वो व्यक्ति जो है वो बहन जो है जो अपने भाई के यहाँ जाएगी और जो जिसको तुम बोल रहे हो कि 800 रुपये अगर तुम महीने का कमाते हो तो तुम पॉवर्टी लाइन में नहीं हो, वो कहाँ से 1000 रुपये की मिठाई अफोर्ड करेगी? तो ये इस वजह से जो आपको लाइंस दिख रही है वो है, और सरकार जो दिखाने का कोशिश कर रही है आंकड़ों की जादूगरी में, वो आइसबर्ग फिनोमिना है। ठीक है, गुरविंदर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं हमने गरीबी हटाओ का जो नारा है वो हमने सफल करा है, 1971 वाला मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर करता है 2014 के बाद वाला, जब से मोदी सत्ता में आए हैं, यानी कि उनकी वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो आखिरकार तब से आप अगर मान रहे हैं तो राशन खरीदने वाले लोगों की संख्या क्यों नहीं घट रही है? नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। एक्चुअली मैं बहुत कुछ सुन नहीं पाया क्योंकि मेरे सम्मानित बंधु अभी बोल रहे थे, तो कोई ये आवाज कुछ आज लगता है कुछ सिग्नल्स का असर भी है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। ठीक है, मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं कि महंगाई का जैसे आंकड़े के अनुसार, जैसे हमारे आदरणीय पैनली जी बता रहे थे, देखिए 2013 के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार इस देश में आती है, और इस देश का हम आकलन करते हैं कि 60 से 65 साल बनाओ इन 12 साल जो आंकड़ा हम लगाते हैं। तो 2013 में जब मनमोहन राज जी के पास हमारे कांग्रेस के सरकार थी, तो उस टाइम खुदरा महंगाई, पहले मैं महंगाई से आता हूं उस पर, तो उस टाइम 11.16% जो थी वो खुदरा महंगाई थी, और खाद्य महंगाई जो थी 14.72% थी। आज अगर आप आंकड़े के अनुसार देखेंगे तो वो 3.4% है। तो उसके बाद मैं अब आता हूं आपका राशन पर। देखिए, ये जो आज बात चल रही है कि गरीबी रेखा से तो बाहर निकला ही है भारत में 25 करोड़, निश्चित ही तय बात है, लेकिन आपका ये कहना है कि 80 करोड़ लोगों को ये राशन मुफ्त में क्यों दिया जाता है? मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज मोदी जी की जो बात होती है, तो कोरोना के टाइम जब दुनिया में महामारी थी, ये उस टाइम ऐसी योजना चली कि जहां पर एक मजदूर जो रिक्शा चलाने वाला है वो भी अगर 200-400 रुपए 500 रुपए कमा कर लाता था, अपना परिवार पालता था, तो आप ये समझिए उस दौरान बिल्कुल बंद हो गया था, कर्फ्यू लग गए थे। और इस दौरान हिंदुस्तान एक ऐसा देश था जिसने अपने नागरिकों को, अपने इस देश के हमारे जो लोग थे अपने, उनको फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगवाई, जबकि विदेशों में उसका चार्जिंग लगा। उसके बाद उनको राशन, चावल और दाल और उसमें जो है, लेकिन गुरविंदर जी आप ये बात बेहतर तरीके से, गुरविंदर जी ये बात आप बेहतर तरीके से जानते हैं, हमारी आधी आबादी से ज्यादा हमारी आबादी अगर मुफ्त राशन पर निर्भर कर रही है, कहीं ना कहीं तो फिर दिक्कत तो है। या तो वो इस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, उन्हें आदत पड़ चुकी है, या तो महंगाई इतनी है कि वो अगर किराने की दुकान से राशन लेने जा रहे हैं, उन्हें वो मुफ्त के राशन से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। आप बीच में नहीं बोली। अरे मेरी आदरणीय एंकर जी, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ बीच में गुरविंदर सबको जी? आपने पूरी बात सुनी, मेरी गुरविंदर जी, कोई ना कोई क्वेश्चन बिल लगा देती है, मेरी पूरी बात सुनने दीजिए। आप सत्ता में बैठे हैं, पूछूंगी नहीं मैं आपसे सवाल, तो किससे पूछूंगी आप बताइए? मेरा अधिकार है बीच बीच में मैं आपको इंटरप्ट करके सवाल पूछ सकती हूँ, आप अपनी बात आगे रख सकते हैं, बोलिए। हाँ, तो मैं बताता हूँ, ये जो आज कोरोना के समय बड़ी भारी महामारी से ये योजनाएं चली, अब आप देश की बात करिए, जो देश की गरीबी रेखा से कैसे बाहर आए। मैं अब थोड़ी बात बताता हूँ, आप लगाइए ये हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें 5 करोड़ से भी लोगों को आवास दिए गए, 14 करोड़ लोगों को जो है
जो है अपना शौचालय बनाए गए। 15 लाख भी आ गए किसानों को जो मतलब जो सालाना 6,000 उनको किसान को दी गई। उसके अलावा 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। और उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनधन खाते जो हर प्रत्येक व्यक्ति का 0 बैलेंस करते हुए जो ये लगभग 52 करोड़ लोगों में खोले गए। उसके बाद आयुष्मान योजना आई, एक ऐसी योजना अच्छा, मतलब आधी आबादी के पास था ही नहीं 52 करोड़। ये गरीबी से उज्ज्वला योजना आई। मेरी अच्छा। माता बहने जो मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगी गुरविंदर जी, गुरविंदर जी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। कुछ भी आता देखिए मैं अभी आपसे बहसबाजी जरूर नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरे खुद का इतना भी कैलिबर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी, अगर आप कह रहे हैं कि ये तमाम योजनाओं की वजह से आप देश में प्रगति कर रहे हैं, आप हर एक व्यक्ति हर एक परिवार को सशक्त कर रहे हैं, तो आखिरकार ये योजनाओं का लाभ जब उन्हें मिल रहा है तो फ्री राशन भी अगर आप उन्हें दे रहे हैं तब भी वो गरीबी रेखा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? जब जिसके घर में सिलेंडर है, जिसके घर में शौचालय है, उसके पास आयुष्मान कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस उसके पास है, उसके बाद आप उसे मुफ्त राशन भी दे रहे हैं, तब भी वो गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ रहा है। आखिरकार आपका गरीबी रेखा का पैरामीटर क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसका जवाब आपकी दीजिए। आवाज बिल्कुल कट रही है, सुनाई नहीं दे रही है। मैं आपसे सीधे तौर पर जानना चाहूंगी, इन विभिन्न योजनाओं का अगर लाभ किसी को पहुंच रहा है, दोबारा बता दीजिए। आवाज आ रही है आपको गुरविंदर जी? अब आ रही है, अब आ रही है। गुरविंदर जी मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है, तो आपसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको क्लियर आवाज मिल पाए और मैं आपके पास वापस लौटूंगी। लेकिन देखिए देश के करीब 81 करोड़ लोगों को जब मुफ्त अनाज मिल रहा है, उसके बाद भी कहा जा रहा है गरीबी पूरी तरीके से देश से हट चुकी है, तो आखिरकार इस पर बिलीव कैसे किया जाए? आखिरकार गरीबी रेखा का पैरामीटर क्या है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। प्रेम पंचोली जी आंकड़े बदले, इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट बने हुए प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पंचोली जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि गरीबी घटी है या सिर्फ आंकड़े बदले हैं? देखो, दो तरह की चीज़ें हैं। जब हम गरीबी पे बात करते हैं तो आंकड़े और हकीकत की जो ज़मीन है उसमें बहुत डिफरेंस रहता है हर समय। जब से हम गरीबी पे बात करते आ रहे हैं और आज भी हम गरीबी पे बात कर रहे हैं, तो यदि हम आज गरीबी पे बात कर रहे हैं और हमारे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या सत्ता में रहे हैं कई सालों से और अब भी हैं, तो वो लोग कहते हैं कि गरीबी हट गई है, तो फिर गरीबी पे बातचीत नहीं होनी चाहिए ना। अगर हट गए तो फिर कहानी ख़त्म, जो चीज़ हो गई उस पर बात क्या करनी फिर। तो इसका मतलब ये है कि जो ये बातचीत करना चाहते हैं गरीबी पे, इसका मतलब गरीबी है, ये तो खुद स्वीकार कर रहे हैं ना, हम तो नहीं बोल रहे हैं इस चीज़ को। हम तो बार बार खबरें यही लिख रहे हैं कि किसी के पास राशन नहीं, किसी के पास कपड़े नहीं, किसी का बैंक खाता खोला तो बैंक खाते में पैसे नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक पैरामीटर ये निकाल दे सरकार कि एक महीने में कितने बैंक खाते खुलते हैं और कितने बंद होते हैं, और जो बंद होते हैं उसका कारण क्या है। तो आपको एक बैंक है उसके सराउंडिंग जितने लोग रहते हैं और कितने लोग रहते हैं उसका प्रतिशत निकल जाएगा कि इतने प्रतिशत लोगों के खाते खोले और वो तुरंत बंद भी हो गए, फिर दोबारा किसी कारणवश आजकल जैसे बहुत सारी चीज़ें कि जो बिना बैंक के हो ही नहीं रहे हैं। और ये भी निकाल दें कि इस देश के अंदर कितने लोग हैं जिनके पास पैन कार्ड है वो नहीं है। छोटा सा आंकड़ा। और अगर आप सब चीज़ देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि जो शहरों में जो किराए में लोग रहते हैं वो लोग कभी 3-3, 4-4 महीने बाद किराए देते हैं और उसके बाद उनको कमरा छोड़ना पड़ता है, वे दूसरे कमरे में जाते हैं। आप उसको गरीबी मानेंगे, गरीबी रेखा से नीचे मानेंगे या गरीबी रेखा से ऊपर मानेंगे? मैं आपको बता दूं कि ऐसे मिडिल क्लास की फैमिलियां जो 2 महीने 3 महीने में किराए देती है उसके बाद कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाते हैं, और उन लोगों के राशन कार्ड या दूसरे जो कागज़ हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो आप गरीबी हटी या नहीं हटी इसको आप कैसे देखोगे, कैसे मापोगे? तो गरीबी को मापने का कोई तरीका नहीं है सरकारों के पास, और सरकारों को चाहिए कि गरीबी रहे, ताकि जो इनका जो आंकड़े आते हैं, जो सांख्यिकी आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों के अनुसार ये प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट के अनुसार ये अपना जो भी ठिकाने लगाना होता है इन लोगों को पैसा वो लगाते हैं। आपको मैं बता दूं कि जितना भी ढांचागत विकास सरकारों में हम उत्तराखंड में बैठे, उत्तराखंड की बात करेंगे कि उत्तराखंड में जितने भी पंचायत भवन बने हैं, क्या वेल बने हुए हैं? जितने पंचायत भवन बने हुए हैं उनमें से 98% पंचायत भवन जो है सिर्फ कागजों में बने। अगर ढांचा दिख भी रहा तो उसके अंदर आदमी जाता नहीं, जा नहीं सकता उसके अंदर।
ठीक है। उसी तरह उत्तराखंड में जितनी भी पटवारी चौकियां बनी हुई है, 100% पटवारी चौकी जो है किसी काम की नहीं है। आप गरीबी पे आ रहा हूं वापस। तो आप ये बताओ कि अगर गरीबी नहीं होती तो उस गांव का व्यक्ति 10 बार पूछता है ये पटवारी क्यों नहीं बैठता यहाँ पे। हमेशा क्या होता है कि जो साधन होता है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, और अगर आपका साधन नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं। वो नहीं पूछेगा, वो बोलेगा पता नहीं क्या बोलेगा, मुझे डांट देगा, ये है सो है। एक सेंटिमेंट है ये। इसको आप गरीबी रेखा में कागजों में आंकड़े आप इसके फिट नहीं कर सकते। तो आपने अपने देश के लोगों का या अपने उत्तराखंड में हम बैठे उत्तराखंड के लोगों का कितने लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल अप किया, जो बोल सकता है, जो पूछ सकता है, जो सवाल पूछ सकता है। मैं आपको बता दूं कि जिस कॉलोनी में आप देहरादून शहर में आप कॉलोनियों का एक आंकड़ा निकाल दीजिए कि जिस कॉलोनी में लाइट कभी नहीं जाती, समझ लो कि वहाँ बहुत वेल सेटल लोग हैं और वेल पेंशन उनको मिल रही है, वेल उनके पास पैसा है। वो सीधा रात को भी 10 बजे फ़ोन करते हैं पावर कॉर्पोरेशन को, क्या भाई लाइट क्यों नहीं आ रही है, अभी आ जाऊँ वहीं। तो वो जो हमारा विद्युत विभाग है वो उस कॉलोनी में लाइट नहीं काटता है। मैं आपको बता देहरादून की ऐसी कॉलोनी बता दूंगा। मैं रांझा वाला एक जगह बताता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पर जो है एक पार्षद का घर है, उस घर तक लाइट रहती है, उसके बाद घंटों लाइट कटी रहती है। मैं एक दिन पार्षद घर गया, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ लाइट है, तुम्हारे यहाँ क्यों आती रहती है लाइट? क्योंकि वो सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो चाहे कांग्रेस भाजपा किसी का भी होगा, और उसके बाद लाइट काट देते हैं। क्यों? वहाँ के लोग बोल ही नहीं सकते, ना उनके पास टेलीफोन नंबर है। मैंने बोला कि आप लोगों के पास, जब मैं वहाँ रहा कुछ दिन रहा वहाँ पे, मैंने कहा आप लोगों के पास एसडीओ का नंबर है? उन्होंने एक जे से भी नीचे वाले एक पोजीशन रहती है जो लाइनमैन का, उसका नंबर दिया मुझे। मैंने उसको फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं साहब ने बोल रखा है। फिर जैसे तैसे मैंने एसडीओ का नंबर लाया, मैंने एसडीओ को रात को ही 11 बजे रात को ही ज़बरदस्ती फ़ोन किया। मैंने कहा हो कहाँ है आप, मैं वहीं आता हूँ अभी। बड़ी मुश्किल से लाइट 10-12 दिन रखी वहाँ पे। क्यों? उस पूरे मोहल्ले में इस तरह के लोग हैं जिनको आप न तो गरीब बोल सकते ना अमीर बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो आप गरीबी को मापने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आपके यहाँ अगर 100 लोग रहते हैं तो क्या 100 लोगों में इतनी क्षमता आ गई कि खुद अपना एप्लीकेशन लिखना, अपने एप्लीकेशन वहाँ देना, उसको बोलना कि इसको जो है वो कर दे, रिसीव कर दे, और आपको अगर वापसी जवाब नहीं मिला तो उसका सवाल पूछना। आया अभी? नहीं आया अभी। तो और जैसे कोई पॉलिटिशियन गांव में चुनाव के दौरान आते हैं, वोट मांगने आते हैं, क्या उनसे सवाल पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। तो इसका मतलब अभी जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे पेट में अभी भूख है। पहले हमें पेट की जो आग है वो खत्म करनी है, तब हमने दूसरे काम करने हैं। तो गरीबी घटी या बढ़ी, इसको तो आपके आंकड़े बता दीजिए कि आधी आबादी तो वहाँ राशन की दुकान की लाइन लगी हुई है, ये तो आपके आंकड़ों ने बता दिया ना। लेकिन इसका जो पूरा एक दूसरा समझने की जो एक भावनाएं हैं, एक सेंटिमेंट है एक इंसान की, उसको मापने के अगर तरीके सरकारों के पास आ जाए या सरकार उसके लिए काम करे। और सरकार काम कहाँ कर रही है आपको पता है? सरकार आंकड़ा निकाल दे, हमने इतने किलो, इतना क्विंटल, इतना 1000 क्विंटल राशन बांट दिया। अरे किस बात का एहसान? उस समय तो तुम जब चुनाव वोट मांगने आते हो नाक रगड़ते हो, जो चाहे वो बोलते हो। अगर उसको वापस कुछ भी बोल दिया तो बिल्कुल इस तरह से भीगी बिल्ली के जैसे बने रहते हैं, तब वोट मांगते हैं, फिर चुनाव जीतते हैं और उसके बाद वो एहसान दिखाते हैं। अरे जिसके लिए तुम्हें चुनाव में जो वोट दिया है, जितवाया तुम्हें, तो तुम्हें एहसान के लिए नहीं है, तुम्हें इसलिए जितवाया कि तुम इस काम को कीजिए, गरीबी हटाइए। अब गरीबी हटाने के कई ये हैं, आप विकास कीजिए, आप लोगों को रोजगार दीजिए, स्वरोजगार दीजिए, स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाइए, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ाइए, उनकी कई सारी चीजें। उनको डिपेंडेंट मत बनाइए, उन्हें एक रोजगार दीजिए, एक ऐसे साधन से जोड़ा जाए जिससे कि वो खुद कमाए और इतना पर्याप्त कमाए कि वो अपना राशन लेकर खुद खा सकते हैं। तभी गरीबी रेखा से बाहर का पैरामीटर कहीं हद तक ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इस पे सरकार अभी काम नहीं कर रही है, जो भी सरकारें रही है। तो ये क्या है कि हमारे नेगी जी हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े एक गायक हैं, सिंगर हैं, मतलब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। वो एक मेंटर है यहाँ पे। और उनको समझना, उनको सुनना बहुत बड़ी बात है कि पूरे योजनाओं से लेकर के, विकास से लेकर, सत्ता से लेकर के, नीतिगत पहलू से लेकर के, गायन से लेकर लेखन से सब कुछ जानते हैं वो उनकी एक गीत की लाइन है कि तन्नी बल तून तन्नी तान तन्नी भेड़ तन्नी ऊन, मतलब वैसी भेड़ है वैसी उसकी ऊन है और वैसे उसको चुंगाने वाला है। यानी कि वैसे जनता बनी हुई है, वैसे उनको वोट देने वाले हैं और जो चुनाव जीत जाते हैं वैसे वो है। तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि अब गरीबी कैसे हटेगी।
तो सही बात। ये हमको सीखना पड़ेगा। ठीक हम है। लोग हम लोगों को, जो हम वोट देने वाले लोग हैं, हमें सीखना पड़ेगा कि हम जब वोट देते हैं तो हमें हाँ। सवाल भी पूछना है। हाँ, अपने अधिकारों का पूर्णता इस्तेमाल किया जाए। ये हिम्मत जिस दिन आ जाए, इतना गरीब हट जाए। सशक्त व्यक्ति होना चाहिए कि वो अपने अधिकार मांग सके। बिल्कुल बिल्कुल। टीकेपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि देखिए, मैंने सवाल गुरविंदर जी से भी लिया था। टीकेपाल जी के बाद गुरविंदर जी मैं आपके पास ही आऊंगी। टीकेपाल जी, मैंने ये सवाल गुरविंदर जी से भी लिया कि अगर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहे हैं, राशन मुफ्त दिया जा रहा है, तो उसके तहत राशन भी भंडारण किया जा रहा है, दूसरी तरफ शौचालय बना दिया गया है, यानी कि बेसिक नीड्स को हर तरीके से पूरा किया जा रहा है, गोल्डन कार्ड्स बना दिए गए आयुष्मान योजना के अंतर्गत, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो अगर हर सुविधा, हर तौर तरीके से किसी एक व्यक्ति को सशक्त किया जा रहा है, किसी एक परिवार को सशक्त किया जा रहा है, तब भी वो गरीबी रेखा से क्यों नहीं उभर पा रहा है? ये क्या सवाल उसे डिपेंडेंट बना दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहते भी भारतीय जनता पार्टी, आखिरी बात जो आपने कही डिपेंडेंट, ये तो चाहते हैं कि डिपेंड हो जाए लोग इनके ऊपर, इस तरह से हो जाए जिस तरह से हमारे गुरविंदर जी की बात कर रहे थे। बहुत बहुत सम्मानित प्रवक्ता है और मैं उनका आदर भी करता हूं, लेकिन ऐसे हवा में उड़ना, इस प्रकार की बातों को आप टीवी के सामने बैठ के, जहां पूरा उत्तराखंड, पूरा कई राज्य जो है ना जिसको देख रहे हैं, तो ये बड़े शर्मसार होने वाली बात है जो अगर इस प्रवक्ता ऐसी हवाई बातें करती है। मैं इनसे समझना चाहता हूं, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, हमने फ्री इंजेक्शन लगवाए, फ्री हमने जो कोरोना की दवाइयाँ लगवाई, हमने तमाम इतने सारे वो बनवा दिए इंश्योरेंस। आप उसी का प्रतिफल देखिए, पूरे देश में हर एक व्यक्ति के ऊपर कितना कर्जा हो गया है। अभी इन्हीं के गडकरी जी बोल रहे थे कि बस भाई और काम नहीं कर सकता मैं, और कर्जदार लोगों को नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या है कि आप वो आंकड़े भी तो रखो ना। गरीबी के आंकड़े आपने कर दिए कि गरीबी से इतने 25 करोड़ लोगों को आपने बाहर निकाला, ठीक है, आप ये आंकड़े भी रख दीजिए कि देश के 140 करोड़ लोगों पर पिछले 10 साल में कितना कर्जदार हुआ है, वो आंकड़े भी तो लाइए ना। देखिए, उत्तराखंड में 3 से 4 लाख रुपए पर व्यक्ति कर्जदार है। उत्तराखंड के पास में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, और वो कहां से लाते हैं? वो भीख मांगते हैं देश से। इनके यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोई स्थिति नहीं है। पूरे राज्य को इन्होंने शर्मसार करके रख दिया। नौजवानों को रोजगार के नाम पे बार बार पेपर लीक होता है। ये तमाम बातें इनकी उन बातों पर पर्दा डाल देगी जिसके लिए ये हवाई बात करते हैं। इनसे सवाल करिए कि क्या कांग्रेस पार्टी 60-65 साल रही है, उसने पता नहीं आईआईटी से लेकर के तमाम चीजें खड़ी की है। और उत्तराखंड में ले लीजिए, उत्तराखंड में 2002 से लेकर 2007 तक एक मजबूत उत्तराखंड का जो निर्माण अगर किसी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी थी जिसने रोजगार को बढ़ावा दिया। 70% की अगर बात आती है रोजगार की, नौजवानों की, तो कांग्रेस के माध्यम से आती है कि 70% लोगों को उस इंडस्ट्री के अंदर रोजगार देने की जरूरत है, इसलिए वो इंडस्ट्रियां लगाई गई थी। आपने क्या किया? आपने उसको नेस्तनाबूद नाबूद करके, खत्म करके हवाई तीर चलाने में लगे कि गरीबी रेखा से हम बाहर आ गए हैं। अरे भाई, बाहर आ गए तो वो आंकड़े भी दीजिए ना, हम कितने कर्जदार हो गए हैं, कितने हमारे ऊपर कर्जा हो गया राज्य में भी और देश में भी। सड़कें बनाई आपने, बहुत अच्छी बात है। कहां बनी सड़क? केवल और केवल राजधानी से राजधानी तक। वो गांव, वो कस्बे जो विख्यात है इस देश के अंदर, जिनकी वजह से पूरा देश चलता है, वो किसान, क्या उस किसान के खेत तक सड़क पहुंची है? बिल्कुल नहीं पहुंची। आंकड़ों पर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राजधानी से राजधानी तक सड़कें बनी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गुरविंदर जी आप बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं, पता नहीं मेरी बात भी आपको सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है। कम से कम आप जैसे व्यक्तित्व तो ये आशा नहीं रखते हम कि झूठे आंकड़ों को आप टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करें। इसकी हम निंदा करते हैं जो आप बातें आपने कही है। ठीक है, गुरविंदर जी जवाब देंगे, जवाब दीजिएगा। गुरविंदर जी क्या कहना चाहेंगे अब आप? कांग्रेस ने अगर ये नारा दिया था गरीबी हटाओ का 1971 में, तो 2014 में आपने भी दिया था नारा कि महंगाई खत्म कर देंगे। जो महंगाई की मार कांग्रेस ने दी है उसको हम आपको पूरी तरीके से निपटा दें। जवाब दे दूं? हाँ, उसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं अपना सवाल जोड़ रही हूँ। जवाब फिर दोबारा राउंड में दे दूंगा, ये मुझे देने दीजिए प्लीज। शॉर्ट में मेरा ये मानना है, अभी सही जवाब की आकांक्षा है आपसे, सही जवाब की आकांक्षा है। ये बताइए कितने कर्जदार हुए हम लोग? बस मैं दोबारा से सवाल कर देता हूँ आपको, हम कर्जदार उत्तराखंड में पर व्यक्ति कितनी?
कि देश की स्थिति बहुत खराब है, उत्तराखंड की स्थिति बहुत खराब है। उत्तराखंड राज्य का जो बजट था वो 5400 करोड़ था, आज 1 लाख करोड़ हो गया। उत्तराखंड में पहली बार वित्तीय प्रबंधन में अग्रणीय राज्यों में शामिल हो गया। आज उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में पहली बार ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो किसी 25 साल से हमारा उत्तराखंड अस्तित्व में आया। भाई साहब नोट कीजिए, भूमि के अलावा खेल भूमि बन गई। कि ऐसे ऐसे हो गए हैं, कैसे कैसे हो गए हैं, जरा प्लीज बताइए। अरे भाई बोलने तो दीजिए, अब सुनने की भी रखिए, क्षमता रखिए साहब। अपने मुंह से बोल रहा हूँ, मैंने अब कहा आपने बात अपनी कह दी, दूसरे की भी तो झूठ मत सुना। बोलिए, गलत मत बोलिए, गुमराह मत अरे करिए। भाई ये बिल्कुल बहुत सही बात सम्मानित बोल रहे हैं। एचएम टीवी आप है, इस आंकड़े टीवी से मेरा चैनल है। बजट जो आज इसको उत्तराखंड लोग का है देखते उसको हैं, निकाल बड़े लीजिए। सम्मान के साथ देखते हैं, बड़े मैं विश्वास के साथ आपके देखते साथ हैं। बहस करने नहीं बैठा, अपनी बात करने के लिए बैठा हूँ डिबेट में। हाँ तो बताइए ना फिर कितने लोग आप आज कर्जदार अगर हो गए देश हैं? की बात करेंगे कितने लोगों को आपने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है? उनकी क्वांटिटी तो बता दीजिए। 65 साल बनाओ, केवल 12 साल की बात कहता हूं आज मैं। 74 एयरपोर्ट से जो 150 एयरपोर्ट हो गए। 5 शहरों में मेट्रो नहीं थी, आज 25 शहरों में मेट्रो हो गई। वंदे भारत पहली बार इन 12 सालों में आई, जो 0 बंदे थी 41 वंदे भारत आज चल रही है। सड़क पर बच्चों के भाटी मैडम, 384 नौजवान मेडिकल फिर भी कॉलेज सड़क पर जो है 700 से ऊपर उनके हो डंडे गए। खा रहा है, उनकी आज गोलियां खा रहा उत्तराखंड है, की बात करेंगे। गोलियां चलाई जा रही है 147 नौजवानों के ऊपर। ये कह रहे हैं कि वंदे भारत आ गई हो गया। और इस वंदे भारत के देश का नौजवान गोलियां खा रहे हैं सड़कों पर बैठ करके जंतर मंतर पर, और ये बहनों के साथ में कितना अत्याचार कर रहे हैं। डंडा कहां घुसाने की बात करते हैं, ये कह रहे वंदे भारत आ गई, ये आ गई, वो आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। के साथ ही रुद्रपुर में एम्स बन गया। लेकिन आप लेकिन कहाँ लेकिन बना वो ये ये बात हम सब जानते हैं, वो अलग बात है। गुरविंदर जी, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन हम जो नहीं जानते वो कौन बताएगा? आप सुनिए, आपने ये कहा कि 25 करोड़ अभी देखिए 25 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये कहाँ से आए हैं तो आंकड़े? महंगाई, ये आंकड़ों का पैमाना बताइए ना। बीमारी जी खुद बता रहे थे तो उसमें कि दो गुरविंदर जी, अच्छा रुकिए, गुरविंदर जी, अभी हमारे सभी पैनलिस्ट ने अपने अपने स्तर पर, 2 सेकंड गुरविंदर जी रुकिए जरा, एक सवाल ऐड ऑन कर देती हूँ मैं, फिर आप 2 मिनट लीजिएगा पूरा, और 2 मिनट में पूरा। 25 करोड़ का आंकड़ा ढंग से बताइए जरा। ठीक है पाल जी, रुकिए जरा आप। गुरविंदर जी, एक छोटा सा सवाल ऐड ऑन करूंगी, फिर आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि अभी सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सभी ने अपने अपने स्तर पर पूरी तरीके से जांच की, और उन्होंने भी इस चीज को देखा कि इसका कोई पैरामीटर ही नहीं है कि किस तरीके से गरीबी रेखा को मापा जाए। आखिरकार वो कौन लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे पाए जाते हैं? तेंदुलकर कमेटी पता है ऐसा है। तो ये वाला एक सवाल निकल कर आ रहा है, देश जो 25 करोड़ का आंकड़ा आप लोग दे रहे हैं, तो किस पैरामीटर को नापकर आपने ये आंकड़ा दिया है, ये बस आप बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा है, 25 करोड़ जो हमारे अभी गरीबी रेखा से बाहर आए, तो उनका मतलब ये नहीं होता कि वो अमीर हो गए। 25 करोड़ उस गरीबी रेखा को कहते हैं जिसके पास मतलब शौचालय ना हो, गरीब रहेगा इनकी सरकार में, जिसके पास जलाने के लिए गैस का सिलेंडर ना हो। गुरविंदर जी, तेंदुलकर आज कमेटी मैं वो पता है कहता हूं, आपको? अरे भाई आपको मैं जो तेंदुलकर कमेटी पता है? आप एक बात सुनिए, 25 करोड़ जो गरीबी रेखा से हाँ, ऊपर आए वो हैं, किस फॉर्मूला से बाहर आए ये पूछ रहे हैं। अरे भाई फार्मूला ही बता रहा हूँ मैं। बताओ। ये जो काम किए गए मोदी आपको सरकार नहीं द्वारा, पता? इससे वो आपको ऊपर नहीं आए। पता? और सुनिए, आज वो तेंदुलकर गरीब कमेटी और गरीबी रंगराजन कमेटी के हिसाब से आए हैं। नहीं बोलते उनके रहने से आंकड़े कुछ क्या नहीं है, होगा। गूगल सर्च कर आज लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था, आज देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से कैसे आ गई 4थे नंबर पर? ये कुछ भी देश बोल ने रहे हो करके आप। दिखाया। कुछ भी खाली बोल युद्ध रहे हो में आप। पेट्रोल के दाम सारी दुनिया में बढ़ गए, भूटान से ज्यादा और है। पेट्रोल के दाम और बढ़ने 12 से साल पहले क्या थे अभी आप पेट्रोल के अपनी दाम? बातें जो जरा वो भी बता बता रहे दीजिए। हैं, पूरी हर चीज बढ़ ठीक है, जाएगी। ठीक है, और उसमें सुनिए, पूरे पाकिस्तान लगाइए 55%, फिलीपींस 80%, दुबई 50%। ये वाले आंकड़े पैनोली जी। देखिए निशी जी, मैं आपको जो आंकड़ा पहले भी बता रहा था और अब भी बता रहा हूँ। गुरविंदर जी, आवाज आ रही है? आ रही साहब, आ रही। ठीक है, अब मैं बताता हूं किस पैरामीटर के हिसाब से गरीबी रेखा नापी जाती है। वो 2 कमेटियां हैं,
तेंदुलकर कमेटी और रंगनारायण कमेटी। तेंदुलकर कमेटी बोलती है कि 816 रुपए ग्रामीण में कमाने वाला गरीब नहीं है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और शहर में 1000 रुपए कमाने वाला गरीबी रेखा से ऊपर है। ये तेंदुलकर कमेटी बोलती है। और रंगराजन कमेटी बोलती है 972 रुपए जो रूरल में कमाता है और 1407 रुपए जो अर्बन में कमाता है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ये आपके क्राइटेरिया है गरीबी रेखा डिसाइड करने के, भारत सरकार के, ये मेरे नहीं है। आप चाहो तो चैट जीपीटी से सर्च कर लो। अब मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ आपसे ना। अरे तो 800 रुपए में आप गरीबी रेखा से बाहर निकाल दे रहे हो। 800 रुपए तो ध्यान ही नहीं है। मैं सामाजिक आंकड़ा रख रहा हूँ आपके सामने। जिस मैं भी तो आंकड़ा रख रहा हूँ आपके सामने। जिस घर में अब दूसरी बात सुनो गुरविंदर जी, जिस घर में गुरविंदर जी आप जो है उत्तराखंड की बात सुनो, उत्तराखंड की बात सुनो। वो घर गरीबी पीडीसी रेखा जो से है नीचे उत्तराखंड के मानते हैं हम अंदर, लोग। आप मेरी दो बात सुन लीजिए। और ये मंथली बता रहे हैं आप। अब मैं बता रहा हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो पीपीएच है उत्तराखंड के अंदर, पीडीसी के अंदर, जिसको हम व्हाइट कार्ड बोलते हैं, सफेद कार्ड जो गरीबी रेखा वाला होता है, अगर आपके घर में 15,000 रुपए महीने के आते हैं तो आप सफेद कार्ड नहीं बना सकते हो। 15,000 रुपए पे आप गरीबी रेखा से ऊपर भेज दे रहे हो। और जो येलो कार्ड है जो जनरल पब्लिक को मिलता है, अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपका कार्ड नहीं बन सकता है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो 5 लाख रुपए सालाना भी नहीं कमाते हैं, और जो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं वो 1,80,000 रुपए सालाना से ज्यादा नहीं कमाते हैं, जो व्हाइट कार्ड पे राशन लेने जाते हैं। अब ये बताइए कि कौन सा फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी, और देश में हमारे आज भी जो लोग हैं वो 1,80,000 टू बी प्रिसाइज, 1,80,000 रुपए। उत्तराखंड के जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो आप 80 करोड़ का झंडा उठा रहे हैं। तो अगर आपके नागरिक 1,80,000 रुपए सालाना नहीं कमा पा रहे हैं तो धिक्कार है ऐसे चौथे इकोनॉमी पे, वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पे। और 5 लाख रुपए तक अगर आपका एक बंदा नहीं कमा पा रहा है, आपने खुदरा मुद्रा पूरा भला कर रहे हो। अपने देश को क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहते हैं कि धिक्कार है ऐसी इकोनॉमी पे जहां आदमी गरीब है। हम ये कहना चाहते हैं धिक्कार है ऐसे नेताओं पे जो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं, धिक्कार है उस पॉलिसी मेकर पे। हम ये कहना चाहते हैं। आज 500 रुपए से कम एक मजदूर नहीं मिलता। एक एक करके बात रखिए, ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। एक एक करके पॉइंट्स रखेंगे। मैंने गुरविंदर जी आपका पॉइंट ले लिया है, ये इकोनॉमी है। पैनोली जी मैंने आपका भी पॉइंट ले लिया है, लेकिन रुकिए जरा, पंचोली जी के पास आना चाहूंगी, एक कमेंट लेना चाहूंगी। पंचोली जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अभी एक बड़ा अच्छा पॉइंट पैनोली जी ने उठाया कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे 81 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो मुफ्त अनाज पर ही डिपेंडेंट है, यानी कि वो गरीबी रेखा में। तो आखिरकार हम कैसे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, कैसे विकास हो रहा है? फिर देखो कागजों में तो बहुत कुछ बन रहा ना। हाँ। कागजों में तो हमारा देश विश्व गुरु भी बन रहा है। अच्छा, तो कागजों में ही हो रहा है ये सब कागजों में हो रहा है। लेकिन आप धरातल पे मैंने पहले कहा कि अगर आप पर बैंक के कर्ज खत्म हो गए तो हम मान सकेंगे ना कि भाई ठीक है हमारा स्तर थोड़ा उठ गया ना। आप पता है आपको कि 20-20 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए, 5,000 रुपए भी बैंक से कर्ज लिया गया है। और जो व्यक्ति 5,000 रुपए कर्ज ले रहा होगा उसकी स्थिति क्या हुई होगी? मैं ये हकीकत कह रहा हूँ। जो सुनने वाले लोग, मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि ये झूठ कह रहा है। आप किसी बैंक में जाए, बैंक मैनेजर को पूछे कि 5,000 वाले कर्ज वाले भी यहाँ की नहीं है। 5,000 रुपए कर्ज ले रखा लोगों ने, 20,000 रुपए कर्ज ले रखा लोगों ने, और इनकी संख्या ज़्यादा है। और जो पब्लिक की तरफ से वहाँ पैसा जमा होता है वो अडानी, रिलायंस और ये बड़े बड़े जो कंपनी और कोऑपरेटिव जो है वो पैसा उनको ज़्यादा बड़े कारोबार के लिए। ठीक है, एक आम आदमी की स्थिति बहुत बुरी है। लेकिन जो अन्य प्रवक्ताओं ने कहा कि पैरामीटर कागजों के अलग है, लेकिन आपको अब ज़मीनी स्तर पे आना पड़ेगा कि कैसे हम गरीबी और अमीरी को मापने का
वो ढूंढेंगे, तरीका ढूंढेंगे। बिल्कुल, ये है, इसको महसूस करने की भी जरूरत है। बिल्कुल। सिर्फ कागजों में लिख देने से कुछ नहीं होता, और आखिरकार जो इस वक्त महंगाई चल रही है उसके अकॉर्डिंगली जो वो 800 रुपए महीना कमा पा रहा है, 800 रुपए प्रतिदिन भी अगर कमा पा रहा है, तो आखिरकार उसका गुजर बसर कैसे हो है ही पा रहा नहीं, है, 800 ये एक रुपए है अपने नहीं। आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि चीनी के रेट ही 70 से 75 रुपए प्रति किलो चल रहा है, और अगर एक महीने भी आई थिंक कि 1 किलो चीनी भी ढंग से चल पाती है अगर किसी के घर में 2 से 4 व्यक्ति रह रहे हों, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। अरे और दूसरा आप सवाल बोलते हैं कि वो DCG गरीबी रेखा से ऊपर एक है। लाइन में आप साथ जोड़ दूंगा जो आपने कहा, उससे और आगे बताता हूं कि आप जो आजकल जो राम जी, क्या बीबी राम जी जो योजना जो नरेगा का नाम बीबी जी, बदला है, हाँ। उसमें 300 रुपए के लिए मारामारी हो रही गांव के अंदर। 800 रुपए तो छोड़ो आप, 300 रुपए दिहाड़ी। क्योंकि कई लोगों के पास वो रोजगार ही नहीं है ना, रोजगार ही नहीं, इसका रोजगार मतलब पाने के लिए इस तरीके से किया गरीबी जा रहा है। रेखा से हम ठीक है, ऊपर एक नहीं छोटा बढ़े। सा फाइनल कमेंट ले लेते हैं डीके पॉल जी, 10 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी जो ये शिगुफे छेड़ती है, ये लोगों को भ्रमित करने हाँ। के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ। भ्रमित में ना आए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये कितने भी झूठी बातें, झूठे वादे करते रहे, भारतीय जनता पार्टी से बच के रहेगा, क्योंकि ये झूठ बोलने के अलावा, लोगों को भ्रमित करने के अलावा और कुछ नहीं करते। ठीक है। आज 81 करोड़ लोग अगर राशन ले रहे हैं, तो कहां निकली गरीबी रेखा से बाहर? 12 साल का इनका सफरनामा बिल्कुल जीरो है, कर्जदार बनाने वाला है, नौजवानों पर लाठी, डंडे और गोलियां चलाने वाला है, और महंगाई तो भूल जाइए आप, कहां की चरम पे पहुंच गई है। ठीक। लानत है ऐसी सरकार पर। ठीक है, पैनोली जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड। देखिए, ये सरकार आई थी ये बोल के कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन और बोला था अच्छे दिन आने वाले हैं। भैया, ना तो महंगाई कम हुई, इनफैक्ट महंगाई बढ़ी, और हमें इन अच्छे दिन की जरूरत नहीं थी, हमें वो पुराने दिन ही लौटा दो, हम उसी में खुश हैं। ठीक है, गुरविंदर जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब मोदी सरकार, और मोदी सरकार आ गई तो एक्सपेक्टेशन भी इतनी ज्यादा बढ़ी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या कहना सुनिए, चाहेंगे फाइनल कमेंट? 70 साल में लोगों को बीपीएल कार्ड ही देते रहे लोग। हमने 25 करोड़ को बीपीएल से बाहर निकाला, और जो तुमने खत्म ये कर जो दी। अमीरी, मैं बता रहा हूँ, गरीबी रेखा से बाहर आना अमीर होना नहीं है। 5 किलो अनाज और 5 किलो देना, वो बाकी उस पैसों को बचा के अपनी दवाई में लगाएगा या अन्य को लगाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय है, अंतिम छोर पर खड़े और गरीब, वंचित, शोषित उस व्यक्ति की जितनी भी योजनाएं हैं और ये हो रही हैं। और मैंने आज देश के लिए कहा कि इन 12 सालों में, जैसे कह रहे हैं कि फेल हो गया देश, तो अगर मैंने जो बातें कही हैं कि आप नोट करिए, इन 12 सालों में बनाओ 65 साल, इतनी ज्यादा, अगर 384 मेडिकल कॉलेज थे 700 कैसे हो गए, 74 एयरपोर्ट थे 150 150 कैसे हो गए। आज अगर हमारे देश में जो लाइफ जैकेट नहीं बनती थी, आज हमारे बुलेट, जिसे बोलते हैं बुलेट प्रूफ बना दिया आपने। आज ब्रह्मोस, कर्जदार आज ले दी लिया है, आपने, सारी कर्जदार ले लिया। सब्सिडी खत्म है। ठीक है, माफी चाहूंगी, हथियार इंटरप्ट बनने कर रही लगे। हूँ। आज गुरविंदर जी देश माफी चैनी चाहूंगी, में इंटरप्ट कर रही हूँ। मैंने अब ये आपकी बात को गाड़ी पूरा बैठ के सुना। बैठ- फिलहाल समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब क्या कुछ आगे होने वाला है तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन गरीबी घटी या सिर्फ आंकड़े बदले हैं, ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित है या फिर वाकई में धरातल की सच्चाई क्या है, वो आपने इस डिबेट के माध्यम से समझ ही लिया होगा कि वाकई में आम आदमी की हकीकत क्या है, और सरकार जिन पैरामीटर्स का जिक्र करती है उसके अंदर किस तरीके से गरीबी रेखा में आने वाले गरीबों को दर्शाया गया है। फिलहाल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।